स्टूडेंट विकास है। आज हम चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8 पार्ट 2 करने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें नेचुरली ग्रो करती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं ग्रो, वो नेचुरली होती हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जो भी एनिमल्स फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, जो कि मतलब ज़ू वगैरह में नहीं रहते, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉयन हो गए, टाइगर्स हो गए, जिराफ्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, जो भी आपके जंगलों में रहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, और एक इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए भी। जैसे कि इसमें हम अभी पढ़ते हैं, तो इसमें एक बच्ची ने पूछा कि ये हैंडबैग कितना अच्छा है। लाइक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैंडबैग। येस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। डू यू सी द बास्केट, लैम्प शेड्स एंड द चेयर्स, these आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। अब केन्स एंड बैम्बूज क्या है? ये एक तरीके से नेचुरल वेजिटेशंस का ही पार्ट है। ठीक है, ये एक बैम्बू का जो ट्री होता है, ठीक है, उससे बनते हैं। और अनदर उसी बच्ची ने एक स्कार्फ देखा जो कि सिल्क का था, और वो जो सिल्क का स्कार्फ है वो बनता है कोकून से। ठीक है, सिल्क कोकून से। तो सिल्क वॉर्म्स की वजह से वो बनते हैं। तो ये जो दोनों ही फैक्टर हैं, एक में हम नेचुरल वेजिटेशंस की बात करते हैं और दूसरे में वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म्स है वो पार्ट है वाइल्ड लाइफ का। तो ये दोनों चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere। मतलब जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा लिथोस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है। इसे हम बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम का, क्योंकि बायोस्फेयर में सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। ह्यूमंस बींग्स भी हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ है, ये सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं। अब वेजिटेशन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्योंकि विदाउट अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए भी हमारा जो वेजिटेशन है या हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इसमें। वाइल्ड लाइफ में कई सारे एनिमल्स इंक्लूड्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि जंगलों में जो रहते हैं, इंसेक्ट्स भी इसमें आते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, फिशेस वगैरह। दे प्रोवाइड अस द मीट, milk, hides, and the wools. Insects like bees provide us the honey, help in the pollination of the flower, and help have an important role play as decomposer in the ecosystem। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, हनी बीज हैं, वो हेल्प करते हैं फ्लावर्स को खिलने में, और डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इकोसिस्टम में, जो हमारे नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपका हर एक का एक अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब देखो, जैसे ये वल्चर्स है साइड में, जैसे ये वल्चर्स की इमेज बनी हुई है। वल्चर्स भी क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनको खा जाते हैं। मतलब डीकम्पोजिशन का काम वल्चर्स का भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी सेम काम है। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं हमारे अर्थ में क्लीननेस का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी और ये वल्चर्स भी, और अदर्स जो भी हमारे कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हमारे यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डिफरेंट है। कहीं पर आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, कहीं ग्रास लैंड्स मिलेंगे, कहीं श्रब्स मिलेंगे। तो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? ये डिपेंड होता है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर किस किस तरीके का क्लाइमेट है। जैसे कि कहीं पर हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, कहीं पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कहीं पर हीट ज़्यादा होती है,
कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा होता है, तो वहाँ उसी के हिसाब से वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है। वेट अ मिनट। अब कुछ एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर आपको जो एटमॉस्फेयर मिलेगा या आसपास जो ट्रीज़ मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे मिलेंगे, और एटमॉस्फेयर भी वहाँ का मॉडरेट रहेगा। बट जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर ट्रीज़ या प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, वो हमेशा पूरा साल ग्रीन रहती हैं, वो शेड नहीं करते। पर जहाँ पर थोड़ा ड्राई टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि लो रेनफॉल है, वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स जो काफ़ी जल्दी शेड कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप देखोगे कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर भी काफ़ी कम होता है उस रीजन में। जहाँ पर बहुत ठंडा इलाका होता है, ठीक है, वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशंस देखने को मिलती है, मतलब मॉइसिस लिचन्स, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो डिपेंड करते हैं लीव्स के ऊपर, क्योंकि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत लेट, या लेट कहो या कभी कभार ना के बराबर अपनी लीव्स को हैं शेड करते हैं, वो एवरग्रीन रहते हैं। लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब उनको ऐसा लगता है कि मॉइस्चर काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है, उसके बाद वो अपने क्या करते हैं, लीव्स ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, शेड कर देते हैं लीव, जिसे हम पतझड़ भी बोलते हैं, ऑटम सीजन भी बोलते हैं। Deciduous forests shed their leaves in the particular season to conserve the loss of the moisture through transpiration। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि डेसिडुअस फॉरेस्ट अपने जो लीव्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही शेड करता है, मतलब अपने सीज़न जो है, सॉरी, लीव्स जो है वो अपने निकालता है टू कंजर्व द मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, ताकि आसपास जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो बना रहे, उसकी जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है वो बने रहे, ठीक है। अगर वहाँ पर लीव्स होंगे तो उसको और ऑब्जर्व करना पड़ेगा मॉइस्चर, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर की कमी होगी। ऐसे ही ट्रॉपिकल जो जगह हैं, ठीक है, वहाँ पर जो इक्वेटर या ट्रॉपिकल जगह है वहाँ का भी जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा मिड टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हीट मिलती है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो रहेगा वो हमेशा गर्म टेम्परेचर रहेगा। टुडे देयर आर मैनी एंड मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर आर 2 centuries बैक to feed the growing numbers and larger areas of the forest have been cleared to grow. Forests covered all over the world vanishing rapidly. It is an urgent need to conserve the valuable resources. अब इतनी सारी वेरिएशन होने के बावजूद भी कुछ टाइम में हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबली जो इफ़ेक्ट है, एक तरीके से अगर आप देखते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम में डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो ट्रीज़ वगैरह जो कट रही हैं वो मेजर उसका कारण बनते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से जो है हमारा जो इन्वामेंट है वो डिग्रेड होते जा रहा है, और मेजर इसका जो ये बढ़ रहा है ये इसी वजह से क्योंकि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, और जितने भी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है वो काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखो, फॉरेस्ट जो है आज की डेट में बहुत कम होते जा रहे हैं, और इसका मेजर जो कारण है वो यही है कि जो लैंड है वो हम आसपास जो लोग हैं उनके लिए क्लियर करा जा रहा है, उनके रहने के लिए बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जा रही है वर्ल्ड की, और लैंड तो लिमिटेड है। अब लोग जहाँ पे रह रहे थे और उनकी जब पॉपुलेशन बढ़ी तो और लैंड क्लियर करने पड़े। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, पहले के टाइम पे अगर आप अपने मम्मी या पापा या दादा या दादी जी से पूछेंगे
तो करनाल में पहले जो मेन शहर था वो सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट प्लेस था। मतलब ये आपका 13 सेक्टर से पहले पहले जो इलाका है, ये जो हम जिसे बोलते हैं सदर बाज़ार, ठीक है, यही इलाका जो था हमारा, ये रेजिडेंस था, लोग यहाँ पे ही ज़्यादा रहते थे। ठीक है, जो आज की डेट में सेक्टर्स बन चुके हैं, सेक्टर 6, सेक्टर 7 या 32-33 सेक्टर जो है, ये पहले नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो इन लैंड्स को भी क्लियर करा गया और यहाँ पर भी एक तरीके से लाइवलीहुड आ गई। धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लग गए। ठीक है, और इनको भी अर्बन एरियाज कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आपको ये पता लगता है कि फॉरेस्ट को काट के ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमंस हैं वो अपनी सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं या रहने के लिए जगह बना रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। अब धीरे धीरे से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रीज़ भी हैं, ठीक है, प्लांट्स भी हैं जो कि एक्सटेंट होते जा रहे हैं, जैसे ब्लैक बक। ठीक है, ये एक ऐसा था, इसका बहुत ज़्यादा हंटिंग हुई इनकी। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, हाइट्स के लिए हो, स्किन्स के लिए हो, नेल्स के लिए हो, टूथ के लिए हो, फेदर्स के लिए हो, ऐसे कई सारे एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो इन कैटेगरीज़ में आते हैं जिनकी हंटिंग करी जा रही है, ताकि उन्हें मार कर उनसे कोई ना कोई यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाया जा सके। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आज पहले के टाइम में हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट्स अवेयर हुई, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स अवेयर हुई और इनके ऊपर उन्होंने बैन लगाया। अब कई सारे सेंचुरीज़ बनाए गए, कई सारे प्रोग्राम्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल पार्क्स बनाए गए जहाँ पर इन एनिमल्स को सेफ रखा जा रहा है और फॉरेस्ट को भी कंजर्व करा जा रहा है। अब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए इसी वजह से, ताकि जो एनिमल्स हैं जो कि एक्सटेंट हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि अगर वो एक्सटेंट हो गए तो वापस नहीं उनको लाया जा सकता। ठीक है, उनकी जो प्रजाति है अगर वो एक्सटेंट हो गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती। तो इसीलिए जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क बड़ा फेमस पार्क है। ठीक है, वहाँ पर ये एलिफेंट का आप देख सकते हो, झुंड देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं जहाँ पर इनका एक नेचुरल हैबिटेशन बना दिया गया है, जहाँ पर ये खुद खुले माहौल में घूम सकते हैं और कोई भी किलिंग वगैरह अलाउड नहीं है, बैन है बिल्कुल भी। और यहाँ पर ह्यूमंस भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अलाउड हैं। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स फिर डिस्कस कर लिया करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।